4 महीने में ही नीतीश कुमार का मन विपक्षी गठबंधन से दूध की तरह फट गया और गठबंधन से बाहर निकलने का उन्होंने रास्ता भी खोज लिया, क्योंकि कांग्रेस तीसरी बार राहुल गांधी पर दांव खेलना चाह रही है और लालू यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसों को छोड़कर कोई राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। लेकिन दिक्कत विपक्षी दलों के साथ भी है। ममता बनर्जी बंगाल की सीमा तक ही सीमित हैं। अखिलेश खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल घोटालों के कीचड़ में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए हैं और नीतीश कुमार की बिहार में ही बड़ी हैसियत नहीं है, वहां पर वे तीसरे नंबर पर हैं और अब तक किसी न किसी गठबंधन में शामिल होकर कुछ सीटें जीतते रहे हैं। इसलिए जेडीयू की असली ताकत क्या है, इसका अंदाजा खुद उन्हें भी नहीं है। हालांकि विपक्षी गठबंधन लोगों के सामने खुद को मजबूत बता रहा है, लेकिन अब तक ऐसे संकेत नहीं मिल रहे जिससे कहा जा सके कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए फला चेहरा कारगर है। विपक्षी खेमे में तो खींचतान मची है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में ही एकता तार तार हो गई। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 43 उम्मीदवार उतार दिए तो बिना जनाधार के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपने 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। विपक्षी एकता की कवायद शुरू करने वाले नीतीश आज वे बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं। महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने रणनीति के तहत नीतीश को बिहार का सीएम बनाया। नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने का राग आरजेडी ने ही सबसे पहले छेड़ा। जेडीयू के नेता भी आरजेडी के सुर में सुर मिलाने लगे। नीतीश पहले तो खामोश रहे, लेकिन बाद में पीएम पद की रेस में अपने को बाहर बताना शुरू कर दिया। इस बीच आरजेडी को आश्वस्त करने के लिए उन्होंने तेजस्वी के नेतृत्व में वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। नीतीश ने ऐसा अनायास नहीं किया होगा, शायद इसके पीछे उनकी रणनीति रही होगी। उन्हें 2025 तक सीएम बने रहने की गारंटी होगी। इस बीच आरजेडी के कुछ नेताओं ने तेजस्वी के लिए कुर्सी खाली करने का नीतीश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सुधाकर सिंह, सुनील कुमार सिंह जैसे नेता अपने बयानों से नीतीश की खाट खड़ी करने की जुगत में लग गए। उन पर दबाव तो है, लेकिन फिलहाल आरजेडी के पास सत्ता सुख पाने का कोई विकल्प नहीं है। नीतीश इसी का लाभ उठाते हुए समय काटना चाहते हैं। नीतीश की बातों पर गौर करें तो वे न पीएम बनेंगे, न 2025 के बाद सीएम ही रह पाएंगे। तो क्या वे संन्यास ले लेंगे या वे आरजेडी को झांसा दे रहे हैं? सच तो यह है कि नीतीश कुमार का मन अब विपक्षी एकता से भी उकता गया है। हर बार की तरह इस बार भी वे गठबंधन से अलग होने का बहाना ढूंढ रहे हैं। क्योंकि उन्हें अभी आरजेडी के समर्थन की जरूरत है, इसलिए वे सीधा अलग होने की बात तो नहीं कह सकते। मध्य प्रदेश चूंकि यूपी से सटा राज्य है, इसलिए सपा ने वहां अपने उम्मीदवार उतारे तो इसकी बुनियादी वजह है, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवारों का मैदान में उतरना किसी की भी समझ से परे है। ईडी ने पेपर लीक घोटाला मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस में शामिल हुए निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला के आवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की इस छापेमारी के बाद से राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। चुनाव के ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष के पेपर लीक मामले में फंसने से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ईडी ने पेपर लीक मामले में कई जगह छापे मारे और कार्रवाई को अंजाम दिया। दूसरी तरफ ईडी ने निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला के आवास पर भी छापे मारे। हुडला को हाल ही में कांग्रेस में महुआ से प्रत्याशी बनाया गया। हुडला ने गहलोत सरकार को बचाने में मदद की थी। हुडला पर पहली बार ईडी ने रेड डाली। सियासी जानकारों का कहना है कि सूत्रों की माने तो कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही हुडला ईडी की रडार पर थे। वहीं पेपर लीक केस को लेकर बीजेपी के सांसद किरोड़ीलाल लगातार इसे उठाते रहे। गोविंद सिंह डोटासरा और उनके परिवार पर दिल्ली और राजस्थान में ईडी की टीम एक्शन ले रही है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम गोविंद सिंह डोटासरा सहित उनके रिश्तेदारों के घर भी पहुंची। आरपीएससी पेपर लीक केस में प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार पीसीसी चीफ के घर पर छापा मारा। दिल्ली और जयपुर की ईडी की टीम के साथ साथ मौके पर केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट लिस्ट में गोविंद सिंह डोटासरा को सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले ईडी ने सीकर के कलाम कोचिंग पर छापे मारे थे। कलाम कोचिंग कांग्रेस के बड़े नेता की है। ईडी को छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत मिले। कलाम कोचिंग संचालिका आरपीएस अधिकारी की पत्नी है। मोबाइल से ईडी को कुछ अहम सबूत मिले हैं।
ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी ने उन्हें सबूतों के आधार पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर छापे मारे। इस कार्रवाई को लोग वरिष्ठ और कद्दावर कांग्रेस नेता से जोड़कर भी देख रहे हैं। चर्चा है कि कलाम कोचिंग में गोविंद सिंह डोटासरा के निकटवर्ती परिजन भी हिस्सेदार बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों आरएएस भर्ती में हुए घोटाले के मद्देनजर भी ईडी की इस रेड को जोड़कर देखा जा रहा है। कलाम कोचिंग का नाम विधानसभा में भी उठ चुका है। एक साथ कई सिलेक्शन आरएएस भर्ती परीक्षा में देने के कारण ये कोचिंग पहले भी चर्चा में आ चुकी है। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पिछले दिनों ईडी को जो शिकायत दी थी और कुछ कोचिंग वालों ने ईडी को जो जानकारी दी, उसी के आधार पर छापे मारे गए हैं। विधायक ओम प्रकाश हुडला के भाई पर 26 जुलाई 2022 को एक छात्र को फर्जी परीक्षार्थी बनाकर परीक्षा दिलाने का आरोप है। पुलिस ने इस संबंध में उनके भाई को भी गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस की परंपरा रही है कि कोई भी नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चुनाव जीतने की सूरत में सीएम पद का फैसला आला कमान ही करता है। लेकिन लगता है कि जैसे जैसे कांग्रेस में आला कमान की हैसियत कम होती गई, कई नेता खुद ही अपना फैसला करने लगे। ताजा मामला अशोक गहलोत का है, जिन्होंने सोनिया गांधी की मर्जी पर चलने से इनकार कर दिया। पहले तो उन्होंने सचिन पायलट के लिए सीएम पद से इस्तीफा देने की जगह पार्टी में बगावत करवा दी और अब उन्होंने खुद को राजस्थान का सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने उनके नाम पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि कांग्रेस जीती तो सीएम वही बनेंगे। न सीएम का पद उन्हें छोड़ेगा और न वे इस पद को छोड़ने जा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि यदि लोग उनके नाम पर वोट देंगे तो वो पद क्यों छोड़ेंगे। गहलोत की ओर से ये कहे जाने के बाद अब नजरें सचिन पायलट पर होंगी, जो कांग्रेस की जीत के बाद कमान मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। गहलोत ने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी पेश की और ये भरोसा जताया कि इस बार राजस्थान में 3 दशक पुराना रिवाज बदल जाएगा। राजस्थान में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस की सरकार की परंपरा पर गहलोत ने कहा कि मुझे लगता है कि इस बार वो ये रिवाज बदल देंगे। हमने योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत अच्छा काम किया। लोगों ने महसूस किया कि राज्य के इतिहास में कभी ऐसा काम नहीं हुआ था। राजस्थान मॉडल की अब दूसरे राज्यों में भी चर्चा हो रही है। ये रेगिस्तानी राज्य है जो सूखा प्रभावित और पिछड़ा है, लेकिन इसके बावजूद हम गवर्नेंस का मॉडल बन गए हैं। गहलोत से पूछा गया कि वे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस का अगला मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री पद बोलने की जरूरत नहीं। हमारी पार्टी की विशेषता है कि हाईकमान जब किसी के पक्ष में फैसला करता है तो कोई भविष्य में इसे चुनौती नहीं देता। गहलोत ने हाल ही में कहा कि मुख्यमंत्री पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है और न ही वे छोड़ेंगे। इसको लेकर किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कैसे कह सकता हूं कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा या मैं सीएम नहीं रहूंगा। पार्टी हित में मैंने ये बात कही ताकि दूसरे महसूस करें कि वे भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और कोई स्थायी सीएम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। मुख्यमंत्री का सवाल तभी उठेगा जब हम जीतेंगे। पार्टी तभी जीतेगी जब लोग जानते हैं कि उन्हें किसके लिए वोट करना है। मैं पार्टी के लिए जगह खत्म नहीं कर सकता। यदि मैंने काम किया है और लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है और वो मेरे लिए वोट कर रहे हैं, मैं क्यों वह जगह खत्म करूंगा। मैंने सोच समझकर कहा कि मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ेगा और लगता नहीं छोड़ेगा। एनसीईआरटी के बहाने इंडिया और भारत को लेकर सियासी जंग एक बार फिर से छिड़ गई है। जैसे ही नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी पैनल ने सभी एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में इंडिया शब्द हटाकर भारत नाम करने का प्रस्ताव दिया, वैसे ही विपक्षी दल एक्शन में आ गए। लेकिन जल्द ही एनसीईआरटी की किताबों में एक नया ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। इस बदलाव के बाद अब छात्रों को किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द पढ़ाया जा सकता है। इस बात से केरल की कम्युनिस्ट सरकार इतना बौखला गई कि उसने एनसीईआरटी की किताबों को ही नहीं पढ़ाने का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। एक वजह तो इंडिया और भारत है, दूसरा वजह यह कि पैनल ने हिंदू विजय को भी प्रमुखता से पढ़ाए जाने की सिफारिश की है और ये दोनों ही बातें कम्युनिस्टों की सोच से मेल नहीं खाती। केरल सरकार एनसीईआरटी की उन किताबों को न पढ़ाने की संभावनाएं तलाश रही है जिसमें इंडिया नाम बदला जाएगा, भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने एनसीईआरटी पैनल के सुझाव पर कहा कि राज्य भारत नाम के साथ ही एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को स्वयं जारी करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब केरल के एनसीईआरटी से हटकर खुद के सिलेबस में बदलाव किया है और इससे पहले केरल ने अपने पाठ्यक्रम से एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए हिस्सों को पढ़ाने के लिए पूरक
पूरक पाठ्य पुस्तकें जारी की थीं। हालांकि केरल का SCERT और NCERT पाठ्यक्रम का पालन करता है। दरअसल हाल ही में NCERT पैनल ने सभी NCERT पाठ्य पुस्तकों में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव दिया है। पैनल के सदस्यों में से एक CI आईजैक ने कहा कि प्रस्ताव मंजूर होने के बाद NCERT किताबों के अगले सेट में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। समिति ने पाठ्य पुस्तकों में हिंदू विक्ट्रीज का उजागर करने की भी सिफारिश की है। आईजैक ने कहा कि असल में इंडिया शब्द का आमतौर पर इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद होना शुरू हुआ था। वहीं भारत शब्द का जिक्र विष्णु पुराण जैसे प्राचीन लेखों में मिलता है जो 7000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ऐसे में समिति ने आम सहमति से सिफारिश की है सभी कक्षाओं की किताबों में भारत के नाम का इस्तेमाल होना चाहिए। समिति ने पाठ्य पुस्तकों में एंशिएंट हिस्ट्री के स्थान पर क्लासिकल हिस्ट्री को शामिल करने की सिफारिश की है। इतिहास को अब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में विभाजित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत एक पुराना और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से अनजान राष्ट्र है। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटा है। अब एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है। वो दिखाता है कि देश अंधेरे में था, जैसा कि उसमें कोई वैज्ञानिक जागरूकता ही नहीं थी। अशोक गहलोत कुछ घंटे पहले तक सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे और पार्टी की मर्जी के बिना खुद को सीएम फेस घोषित कर रहे थे, लेकिन कुछ घंटों बाद ही राजस्थान की सियासत की पूरी तस्वीर बदल गई। अशोक गहलोत चुनावों के ठीक पहले संकट में घिर गए। वजह ये कि ईडी ने उनके बेटे को समन भेजकर हाजिर होने को कहा। इस बात से बौखलाए अशोक गहलोत ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि 25 अक्टूबर को हमने राजस्थान की महिलाओं को कांग्रेस की तरफ से 5 गारंटी दी और 26 अक्टूबर को ईडी ने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहां रेड मार दी। उन्होंने इसी पोस्ट में यह भी जानकारी दी कि उनके बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने हाजिर होने का समन दिया है। और सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा, अब आप समझ सकते हैं जो मैं कहता आ रहा हूं, राजस्थान के अंदर ईडी की रोज रेड होती है, इसलिए क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाभ मिल सके। हालात ये हैं तो आप सोच सकते हैं इस लोकतंत्र में अगर ऐसी सरकार बनी बैठी है जो दिल जीतने के बजाय गुंडागर्दी कर रही है। इससे पहले उन्होंने कहा कि आज स्थिति चिंताजनक है, सवाल किसी का नहीं है, सवाल मेरे बेटे का नहीं है। उन्होंने पूरे देश में आतंक फैला रखा है। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम यानी फेमा के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले में पूछताछ के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को तलब किया है। वैभव गहलोत को शुक्रवार को जयपुर या दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया। इस समन का संबंध राजस्थान टूरिज्म से जुड़े समूह ट्राइटन होटल्स एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, वर्धा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड और इसके निर्देशकों को और प्रमोटर्स के खिलाफ मारे गए छापों से है। ईडी ने अगस्त 2023 में 3 दिन तक जयपुर, उदयपुर, मुंबई और दिल्ली में समूह और उसके प्रमोटर्स से जुड़े परिसरों पर छापे मारे थे। इस छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 1 से 2 करोड़ रुपए की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक नकदी जब्त की। ऐसा बताया जा रहा है कि वैभव गहलोत के साथ रतनकांत शर्मा के संबंध प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में हैं और वैभव के फेमा के साथ पूछताछ किए जाने का उनका बयान दर्ज किए जाने की संभावना है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने सुना है कि ईडी के अधिकारी 1 साल से अपने परिवारों को छत्तीसगढ़ ट्रांसफर कर चुके हैं और वहां किराए पर रह रहे हैं क्योंकि उन्हें हर दिन छापेमारी करनी होती थी। इसके पहले ईडी ने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला के ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि ईडी ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। कहा जा रहा है कि ये पेपर लीक मामले में की गई है। ये पहली बार है जब गोविंद सिंह के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की है। गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुडला, कांग्रेस ने दोनों को फिर से मैदान में उतारा है। निशिकांत दुबे और जयानंद देहाद्राई से पूछताछ करने के बाद लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अब महुआ मोइत्रा को तलब किया है। सूत्रों का कहना है निशिकांत दुबे की तरफ से महुआ के खिलाफ लगाए गए आरोपों को एथिक्स कमेटी ने गंभीर माना। कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि आज 2 लोगों को, निशिकांत दुबे और वकील जयानंद देहाद्राई को समन भेजा गया। दोनों पेश हुए और अपनी बात रखी। समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि इसके बाद महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को बुलाने का फैसला किया गया। ये अपना पक्ष रखेंगी। समिति ने यह फैसला भी लिया
कि विवरण उपलब्ध कराने के लिए आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय को पत्र भेजा जाएगा। जाहिर है इससे कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एथिक्स कमेटी ने 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उन्हें कमेटी के समक्ष पेश होने को कहा है। पेश मामले में निशिकांत दुबे ने एथिक्स कमेटी के सवाल का जवाब भी दिया। इस दौरान उन्होंने भविष्य में भी पूरी तरह से सहयोग की बात कही। कमेटी ने उनसे पूछा कि उनकी डिग्री मामले में महुआ मोइत्रा ने कुछ सवाल उठाए थे, तो क्या वे उसी के बदले में महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार निशिकांत दुबे ने कहा कि मामला कोर्ट में खारिज हो चुका है, अब कुछ लोग रास्ते पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। हालांकि पैनल में शामिल कुछ विपक्षी सांसदों ने कहा कि संसद सदस्यों को केवल तभी बुलाया जाना चाहिए जब वे उपलब्ध हों, लेकिन संसदीय पैनल ने उन्हें 31 को ही बुलाने का फैसला किया। पैनल ने वकील जयानंत देहद्राई को बुलाया था। महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए वकील जयानंत देहद्राई लोकसभा की आचार समिति के समक्ष पेश हुए। दरअसल दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की गई शिकायतों में देहद्राई द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों का उल्लेख किया। दुबे ने देहद्राई द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का हवाला देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक लिखित शिकायत सौंपी थी, जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल व्यावसायिक दर्शन हीरानंदानी के साथ साझा किए थे ताकि वे सीधे प्रश्न पोस्ट कर सकें। बिरला ने मामले को भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति को भेज दिया था। पैनल ने निशिकांत दुबे से पूछा कि क्या वे मोइत्रा के खिलाफ आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उन पर फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगाया था। सूत्रों ने कहा कि पैनल मोइत्रा के खिलाफ आरोपों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। भाजपा सांसद दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को 15 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा द्वारा लोकसभा में हाल ही के दिनों तक पूछे गए 61 प्रश्नों में से 50 अडानी समूह पर केंद्रित थे। उन्होंने कहा कि किसी समय मोइत्रा के करीबी रहे देहद्राई ने मोइत्रा के कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के बीच अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए रिश्वत के लेन देन ऐसे साक्ष्य साझा किए जिन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोइत्रा ने आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया अडानी समूह उन्हें निशाना बनाने के लिए उनके पीछे पड़ा है क्योंकि वह समूह से जुड़े लेन देन लगातार उस पर सवाल उठा रही हैं। हीरानंदानी ने एक हस्ताक्षरित हलफनामे में स्वीकार किया कि हमले का कोई मौका नहीं मिला। हीरानंदानी ने एक हस्ताक्षरित हलफनामे में स्वीकार किया कि मोइत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी जिनकी बेदाग छवि के कारण विपक्ष को उन पर हमले का कोई मौका नहीं मिला, उनकी छवि को खराब करने और उन्हें असहज करने के लिए गौतम अडानी पर निशाना साधा। हीरानंदानी ने कथित रूप से संसद में प्रश्न पूछने के लिए तृणमूल सांसद को पैसे दिए थे। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा का ममता बनर्जी का साथ नहीं देना, वजह यह है कि यह मामला टीएमसी सरकार के किसी घोटाले से जुड़ा नहीं है। इसमें सीधे सीधे महुआ मोइत्रा फंसी हैं, इसलिए मामला महुआ से शुरू होकर महुआ पर ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में ममता बनर्जी इस मामले में अपनी टांग नहीं फंसाना चाहती। लेकिन जैसे ही ईडी ने ममता बनर्जी के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के घर पर छापा मारा कि ममता बनर्जी तुरंत बचाव में आकर खड़ी हो गई, क्योंकि मामला बंगाल में हुए राशन वितरण घोटाले का है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके राज्यों के नेताओं को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह यहां आते हैं और वे हमारी सरकार का नाम खराब करते हैं। बीजेपी मेरे परिवार और मेरे मंत्रियों की फैमिली को परेशान कर रही है। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हैं, तो वे राज्य की मशीनरी का चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि उन्होंने हमारे त्योहारों को भी नहीं छोड़ा। पूजा का उत्सव हमारे लिए अहम होता है। मेरे एक नेता सुल्तान अहमद को जब केंद्रीय एजेंसियों से लेटर मिला तो उनकी मौत हो गई। ज्योति प्रिय मलिक बहुत बीमार हैं, अगर उनकी मौत होती है तो हम बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। ममता ने दावा किया कि बीजेपी लोगों के प्राइवेट पार्ट्स को टॉर्चर करती है ताकि उन पर बोलने का दबाव बनाया जा सके। देखते हैं क्या होता है। ममता ने कहा कि बीजेपी आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थी, उनका जन्म भी नहीं हुआ था। आजादी की लड़ाई में ज्यादातर क्रांतिकारी बंगाल से थे। बीजेपी सभी को चुनाव से पहले जेल भेजना चाहती है। उन्होंने अभी भी 100 दिन की स्कीम का फंड रोका हुआ है। अगर बीजेपी को लगता है किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ तो आप जांच के बाद सच बाहर क्यों नहीं लाते? अशोक गहलोत के बेटे को घर पर चुनाव से पहले रेड क्यों डाली गई? अगर लड़ाई करनी है तो राजनीतिक तौर पर कीजिए, लेकिन झूठे मत बनिए। कारोबारी भी घबराए हुए हैं, इसी वजह से देश छोड़ रहे हैं। ईडी ने कई करोड़ रुपए के कथित राशन वितरण घोटाला का मामला पश्चिम बंगाल की मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के परिसरों पर छापेमारी की। अधिकारी ने बताया कि ईडी के अधिकारियों ने कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित राज्य के वन मंत्री मलिक के 2 फ्लैट पर केंद्रीय बलों की एक टीम के सहयोग से छापा मारा। बीजेपी ने छापेमारी की इस कार्रवाई को लेकर कहा, यह बदले की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। अधिकारी ने बताया कि मलिक के पूर्व निजी सहायक के मकानों समेत 8 अन्य फ्लैट पर भी छापेमार कार्रवाई जारी है।
अधिकारी ने बताया कि ईडी पहले ही एक शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है जिसके सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मलिक के साथ कथित तौर पर करीबी संबंध हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शख्स के साथ संबंध को लेकर मलिक से पूछताछ और मंत्री के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। ईडी ने हाल ही में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रतिन घोष और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम के आवासों सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर छापा मारा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।